नमस्कार। पर्यावरण दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, पर्यावरण दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पर्यावरण की उन जानकारियों से रूबरू कराते हैं जिनकी उपयोगिता आपके लिए जानना और हमारे लिए जानना बेहद उपयोगी है। आज भी हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, तो हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो यही है कि पर्यावरण आधुनिक समस्या और समाधान। इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती सुदीप कौर जी को। आप वर्ष 2010 के बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में आप अरण्य भवन में भारतीय वन संरक्षण समन्वय अधिकारी के पद पर कार्यरत है। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले जैसे कि पर्यावरण का कार्यक्रम है, तो हम सबसे पहले जो मैं आपसे शुरुआती प्रश्न जो करना चाहूँगी वो यही करना चाहूँगी कि आजकल वर्तमान में हम देखें कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है जी, क्योंकि हम एक भी व्यक्ति, एक भी जानवर, एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो उससे अनअफेक्टेड है। जी, प्रदूषण एक बहुत ही वृहद टर्म है, बहुत वर्सेट वी कैन से बहुत ही बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म है, जिसमें कि कोई भी अनछूता नहीं है इस समय। जी, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में आप देखें तो हम अपने धरती पर अगर हम स्टार्ट करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इवन साउंड पोल्यूशन, जी, एक भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ प्रदूषण नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में यह बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रदूषण रहा हो। जी, और इसका मेन कारण यह है कि जो हमारे अंदर जो अवेयरनेस आनी चाहिए थी समय के साथ, वो अभी तक नहीं आई है। जी, हालांकि ये भी नहीं कह सकते नहीं आई है, हम माइनस से ज़ीरो पे तो आए हैं, पर ज़ीरो से अभी अभी और ऊपर भी बहुत जाना है। जी, लोगों को जब तक खुद एक इंडिविजुअल लेवल पर हम अवेयर नहीं होते हैं, तब तक हम पूरे वर्ल्ड में जो हमारा है स्वयं का प्रदूषण जागरूक को होना नहीं। बेहद जरूरी है। जब तक हम Yes. स्वयं जागरूक नहीं हो पाएंगे तो हम किसी भी तरह की मुहिम नहीं चला सकते। Exactly. बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अगर हम बात करें कि इनका जो प्रमुख जो घटक है, क्या रीजन क्या है इनका? देखिए, अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन, तो जी। एयर पोल्यूशन बहुत ही सिंपल से टर्म्स में देखें तो हम अपने घर से स्टार्ट करें अगर, तो हमारे घर के फ्रिज, एसी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही जहरीली व्हाट वी कैन से कि गैसेस निकालते हैं। जी, पॉल्यूशन फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे फैक्ट्रीज़ का धुआं है, और माइनिंग होती है, उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनसे जो बहुत ही बारीक डस्ट निकलती है, उससे भी कई बीमारियां होती हैं, कई पॉल्यूशन होता है। सो ये जो मिलकर एक पूरे पर्यावरण को जो दूषित कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमें हर जगह दिखाई देगा। अब जैसे ये तो हुई एयर पोल्यूशन की बात। अगर हम बात करें पानी की, पानी में थोड़ा सा भी अगर हम अपने लेवल पे रोकें, जैसे हम अपने घर से जो स्ट्रीट से जो पानी निकलता है, हमारे घरों से जो पानी निकलता है, चाहे वो सीवेज लाइन के थ्रू जाता है, चाहे वो हमारे किचन का वेस्ट है, बाथरूम का पानी है, वो पानी अगर गंदा पानी अगर स्वच्छ जो नदियां हैं या तालाब हैं या समुद्र है या कोई भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, अगर उन तक पहुंचने से हम रोक लें उसको, या उसको ट्रीट करके वहाँ पहुँचाएं, तो हमारा ये जो वाटर पोल्यूशन की समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है। पर कोई भी इसकी तरफ जितना हम लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, अभी भी आज भी उतनी नहीं है। अगर हम देखें कि आप कोई एक छोटी सी रिवर की बात करें, तालाब की बात करते हैं, एक छोटी सी जस्ट एन एग्जाम्पल, उसमें आप देखें मछलियाँ हैं, अगर उसमें डायरेक्ट फैक्ट्री का पानी आ रहा है या कोई गंदा पानी आ रहा है बिना ट्रीटेड वाटर, विदाउट ट्रीटमेंट, तो वो पानी सीधा उसमें जो रहने वाले जितने भी जीव हैं, मछलियाँ हैं, उसके अलावा और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक होते हैं, वो भी अफेक्ट होंगे। और वो अफेक्ट होते हैं, एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है मान लीजिए, तो उसके साथ में कई, ये एक चेन है, फूड चेन है। मान लो एक जानवर जो इसका खाना है, फूड प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स, बैंथोस जो भी होते हैं, जो वाटर प्लांट्स हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसके ऊपर जीवित रहने वाली जितनी भी मछलियां हैं और एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी ख़त्म होंगे। सो एक पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है छोटी छोटी हम लोगों की गलतियों से। ये सब मेनली मैन मेड हैजर्ड्स हैं जो मैन ही कंट्रोल कर सकता है, और मैन को ही कंट्रोल करना होगा इनको सही लेवल पे लाने के लिए। तीसरा, अगर हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन, ये सॉइल पोल्यूशन जो है,
अगेन सॉइल पोल्यूशन, सारी हम जो भी सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, सब जो में भी केमिकल मिलाए ऑल जाते हैं। एवरीथिंग, अगर उसमें ही केमिकल हम डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खाने में भी आएगा, खाने आएगा। के साथ में हमारी बॉडी में और जाएगा। कहीं ना कहीं वो मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा एग्जैक्टली है। मिट्टी जी। को प्रभावित कर रहा है, उसमें रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना को प्रभावित कर रहा जी। है। और उसके अलावा जो हम खाना खा रहे हैं हमको प्रभावित कर रहा है, ह्यूमंस को तो डेफिनेटली, एनिमल्स को भी प्रभावित कर रहा है। बकरियां हैं, गाय हैं, जो बीमारियां पहले कभी हमने रिपोर्ट नहीं की थी, आज भी वो, आज वो बीमारियां बहुत ज़्यादा, जैसे कैंसर पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है और बहुत कॉमन होता जा रहा है, जो कि पहले एक रेयर डिजीज़ थी। सो इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि हम यूरिया यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, वो सॉइल के अंदर जा रहा है, सॉइल के अंदर पानी के साथ में वो परकोलेट नीचे हो रहा है, नीचे जा रहा है तो अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको अफेक्ट कर रहा है। सो और वही ग्राउंड वाटर चैनलाइज होकर नदियों में कहीं ना कहीं जाके मिलता है, या हमारे हैंड पंप्स के थ्रू, नलों के थ्रू, या बोरवेल के थ्रू पानी हम जो पीते हैं वो हमारे पास आता है। तो इवन अगेन वो ही प्रॉब्लम करेगा, डिजीजेस कॉज करेगा, और अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द नेचर, जिसमें हम भी एक बाशिंदे हैं। यस, बिल्कुल। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि सॉइल की बात करी हमने, वाटर पोल्यूशन की बात करी, एयर पोल्यूशन की बात करी, इससे मैम प्रकृति तो इफेक्टेड हो ही रही है और साथ ही साथ मानव जीवन भी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि आजकल मतलब प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल चुका है कि व्यक्ति की दैनिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। तो अगर हम बात करें कि दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो, इसमें बिल्कुल दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव है हमारा, बिल्कुल सीधा प्रभाव है। और मैं जो देखती हूँ, अगर हम आगे के फ्यूचर जनरेशन्स को देखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अगर हमने अभी कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए। बिकॉज एक छोटे लेवल से, अभी जैसे स्कूल्स में आई फील कि एजुकेशन में एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव डाला है, ताकि बच्चों को शुरू से ही, एजुकेशन से ही उनको पता रहे कि हाँ, हमें अवेयरनेस है और हमें ये करना है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मेरी डॉटर, समस्या समाधान साथ साथ लेके चले। जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे मेरी डॉटर है, मैं फॉरेस्ट सर्विस में होने से नर्सरीज वगैरह में हम लोग जाते रहते हैं, तो समटाइम्स शी अकम्पनी मी, तो वो उसको वहाँ जाकर जो पौधे दिखते हैं उसको देख के 1 या 2 पौधे तो हर बार वो लेके आती है। तो उसमें एक अवेयरनेस की वो भावना मैं जो समझती हूँ कि उसमें आ रही है, और कुछ उनके स्कूल में भी है। बट इसमें जो आप बता रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन, सॉइल, एयर, इवन साउंड पोल्यूशन, अवेयरनेस ईच स्टेप पे हमको चाहिए, तभी हम इसको रोक पाएंगे। और इवन जैसे ट्रीटेड वाटर, अगर कई हम आज भी देख रहे हैं, जैसे मैं पाली में रही हूँ, अजमेर में रही हूँ, कई जगहों पर अभी भी कई बार क्या होता है कि लोग बदमाशी कर जाते हैं, अनट्रीटेड वाटर डायरेक्ट जो है नदी तालाब में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि पूरा जो उसका एनवायरनमेंट है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। तो इससे दैट कॉजेज मेजर प्रॉब्लम्स। सो हमको एक एक लेवल पे जाके, इंडिविजुअल लेवल से लेकर आगे तक, हर लेवल, जहाँ जहाँ पानी जा रहा है, जहाँ जहाँ मिट्टी खराब हो रही है, जहाँ जहाँ एयर खराब हो रही है, हर लेवल पे उसको रोकने की आवश्यकता है, सो दैट आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमें प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल। जैसे कि मैम वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम पानी शुद्ध नहीं मिलेगा, अगर सॉइल पॉल्यूशन है तो मिट्टी में किसी तरह की अशुद्धता नहीं रहेगी, तो अपन खाद्य पदार्थ भी अपना शुद्ध नहीं रहेगा। अगर हम बात करें कि ये तो हमने बात करी पॉल्यूशन की, अगर हम बात करें कि इस पॉल्यूशन को किस तरह से रोका जा सके या क्या इसके लिए उपाय हैं, तो वो आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। देखिए, जो भी कारक हैं वही उपाय होते हैं जी। सिंपल सी बात है। जैसे जो कारण है, मान लीजिए कि कोई हम लोग ओवर यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे हम पानी को लीजिए, पानी घरों में हम बहुत वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, सभी लोग करते हैं। नल चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, पौधों को पानी देते हैं तो पाइप से पानी दे रहे हैं, चल रहा है, बह रहा है, गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों पे हमको खुद रोक लगानी होगी, तभी हम पानी को बचा पाएंगे। अब आप देखिए, कहीं आप लोग भी बोरवेल्स जो हम पहले करते थे, बोरिंग पहले हमें बहुत ऊपर पानी मिल जाता था, बट उसका लेवल जो है वो डेप्थ बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक तो पानी कम हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज को हमको
उनको लिमिट में करना होगा, उनको यूज़ उनका कम करना होगा और उनका एक्सप्लॉयटेशन कम करना होगा। मोर ओवर उसमें जो केमिकल्स जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हर जगह पर रोकना होगा हमें। सिमिलरली एयर पोल्यूशन में भी जैसे मैंने बताया कि जो मेन कारक हैं वही उनके समाधान है, उन्हीं कारकों को रोकना होगा। कारक रुक जाएंगे तो समाधान स्वतः ही हो जाएगा। इसी तरह से एक साउंड पोल्यूशन आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, आप जाते हैं पीछे वाला हॉर्न हॉन्क करता रहता है एंड इतना हाई पोल्यूशन हो चुका है, उससे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो है ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। दे आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट साउंड पोल्यूशन जो हम समझ नहीं पा रहे हैं पर हो रहा है कहीं ना कहीं। इससे हमारे, जैसे मैं आपको एक अपने कलीग की बताती हूँ, उनको चक्कर आया तो वो डॉक्टर को दिखाने गए। वो बताते हैं कि आपके कान के अंदर जो लिक्विड होता है वो उसका अंदर कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, कैल्शियम जमा होना शुरू हुआ है। ये छोटी छोटी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा कानों को भी ओवर यूज़ हो रहा है, इतना साउंड, इतना मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा उसका ओवर यूज़ हो रहा है कानों को, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनको हमको रोकना है। जितने डेसिबल्स हमारे कान अलाउ करते हैं उतना ही, इवन वी यूज़ ईयरफोन्स, वो भी प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं क्योंकि रेडिएशन तो निकल रही हैं उनसे। बट ये चीज़ें हमको अभी समझनी होंगी। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को पहले ही समझ जानी चाहिए थी, पर अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि इतनी देर नहीं हुई है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल इट, बट स्टिल हमको बहुत इमीडिएट एफर्ट्स लेने होंगे इसके लिए। जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ना, जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, असल में आगे चल के वही हमारी बीमारी का कारण बन जाती है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि ईयरफोन के बारे, ये आजकल का फैशन हो चुका है कि आप देखेंगे ना कि हर व्यक्ति ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है और वो बखूबी इस तरह से इस्तेमाल करता है कि वो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, अगर हम बात करें शहरी और गांवों के बीच की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि प्रदूषण गांवों में मतलब देखने को मिलता है इसका प्रभाव, या शहरों में, और किस तरह का अगर मिलता है, शहरों में किस तरह का इसका प्रभाव है, गांवों में किस तरह का इसका प्रभाव है? देखिए, वैसे देखने में ऐसे लगता है कि शहरों में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा जी, पर मैं आज ही थोड़ा सा रिपोर्ट्स चेक कर रही थी तो इसमें एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि गाँव में प्रदूषण शहरों से 30% तक ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि शहरों में फिर भी जनता अवेयर हो गई है, गांव में अभी भी हम लोग देखते हैं हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ तो वो रिजिड होते हैं, कुछ ये है कि अभी भी अवेयरनेस उस लेवल पर नहीं आया है। मोर ओवर जो हाइजीन इज़ ऑल्सो एक फैक्टर है जो कि मुझे लगता है कि गांव में थोड़ा सा हम लोगों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जैसे पानी बह रहा है, नालियों में बह रहा है और वो मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, बदबू हो रही है, सड़ रहा है, तो उससे भी समहाउ वो पानी को भी गंदा कर रहा है, सॉइल को भी गंदा कर रहा है और हम लोगों के लिए चलने के लिए भी मुसीबत होती है, मुश्किल होती है। सो दिस इज़ समहाउ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमको उधर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव में भी इसको अवेयरनेस को अधिक लेवल तक एनजीओज़ के थ्रू या सरकारी स्कीम्स के थ्रू, सरकारी डिपार्टमेंट्स के थ्रू पहुंचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है और पहले कैसा वातावरण था, हमने इसके बारे में बातचीत करी कि पहले जो शुद्धता थी वो आज के वातावरण में तो नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको अशुद्ध करने में कहीं ना कहीं हमारा ही सहयोग है। बिल्कुल। और इस सहयोग को बढ़ावा भी आज हम वर्तमान में पीढ़ी ही दे रही है, जो युवा पीढ़ी है वो भी इसकी कहीं ना कहीं इसका एक मतलब एक सहयोगी बनती जा रही है। अगर हम बात करें कि भविष्य में पर्यावरण परिवर्तन और प्रदूषण को हम अगर रोकें तो किस तरह से मतलब इसका रोक सकते हैं इसको? देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को अगर हमें रोकना है तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना होगा। मतलब अब वो टाइम नहीं है, मतलब हम अब वो मतलब इट इज़ हाई टाइम नाउ। अब बहुत पानी यहाँ तक तो भर गया है, बिल्कुल ऊपर तक आने वाला है, तो उसको हमें अगर कंट्रोल में करना है तो हमें खुद आगे आकर मतलब एक वॉलंटरीली स्टेप्स लेने होंगे। जैसे मैंने देखा है कई एनजीओज दे आर डूइंग वेरी गुड और हमारे ऑफिसर्स भी मतलब नॉट ओनली आईएफएस, आईएएस, आईपीएस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो आगे आके जैसे कोई भी मंच है वहाँ पर
लोगों को जागरूकता जहाँ हम पैदा कर सकते हैं, जागरूक करने के लिए सामने आकर वो बताते हैं भाई आपको ये करना है। अब देखिए हम लोग टिश्यू पेपर्स यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, टिश्यू पेपर इज़ अ स्मॉल थिंग एंड वी यूज़ इट वेरी फ्रीक्वेंटली। दिन में 5-6 टिश्यू पेपर हर आदमी यूज़ कर रहा है, पर ये नहीं देख रहा है कि भी उसके लिए भी तो पेड़ कट रहे हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक रुमाल रखो आप एक हाथ पैर पोंछने के लिए। आजकल तो मैम खाने में भी बटर पेपर का इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें फैशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानना चाहता। नहीं, पर ये रोकने की, हमें यही रोकने की ज़रूरत है। ये जैसे अपने बच्चों को भी हमको रोकना चाहिए, वो भी करते हैं, इवन वी डू इट। मैं ये नहीं कहती मैं नहीं करूँ, बट लाइक थिंग इज़ कि वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग। उनके ये एक एक चीज़ बतानी होगी, एक एक चीज़ समझानी होगी, और खुद हम लोगों को एग्जाम्पल बनना होगा। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों को तभी सिखा पाएंगे जब वो खुद उसको फॉलो करेंगे। तो ये आवश्यकता हमें महसूस होती है कि इसमें एक एक स्तर पे कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पर्यावरण के संबंध में, प्रदूषण के संबंध में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर मार्क्स क्या हो सकते हैं, और उससे भविष्य में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब हमको प्रॉब्लम पता होती है तो हम उसको ध्यान में रखते हुए खुद ही कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे हमको मालूम है कि ये हम अगर योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी शरीर में, तो हमें मालूम है प्रॉब्लम होने से पहले ही हम शुरू कर देंगे। तो यही इसी तरह से युवा पीढ़ी को, और जो आज के जो बच्चे हैं जो कल युवा बनेंगे, उनको अभी से ये समझाने की आवश्यकता है कि आपको प्रदूषण को कैसे रोकना है, कैसे मतलब आपको रोकना ही है, यू डोंट हैव ऑप्शंस। उनको रोकना है और उसमें आपको भागीदारी देनी है। एक एक जगह, एक एक लेवल, कोई गलत काम कर रहा है उसको रोको, उसको समझाओ। तो ये इसी से ही हो पाएगा। इंडिविजुअल लेवल पर जाकर ही हम इस पे कुछ कर पाएंगे। अगर हम शुरुआत में अगर इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपको किसी बीमारी का पता चलता है, अगर आप शुरुआती इसके लक्षण पहचान लेते हैं, आपको उसकी जानकारी होती है, तो आप पहले से सावधान हो जाते हो। अगर आप पहले से सावधान होते हैं तो आप उस बीमारी से कहीं ना कहीं बच पाते हैं, आप उस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देते। और मैडम ये तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो मानव निर्मित आपदा है, और आज ये विश्व की इतनी बड़ी चुनौती बन चुकी है कि आज विश्व में बड़े से बड़ा मंच भी है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी मुहिम उठा चुका है। तो मैम जैसे कि आप वन सेवा अधिकारी हैं, तो आज जैसे वनों का नाश हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वनों की कटाई एक अलग लेवल पे जा रही है, तो उसके लिए मैम आप किस तरह से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है कि किस तरह हम इसको रोकें, पर क्योंकि अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इनको जैसे हम, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई रोड निकलनी है, एक रोड, नई रोड बननी है, तो रोड बनने के लिए या उसके चौड़ाईकरण के लिए हमको कुछ पेड़ काटने पड़ते हैं। तो वो पेड़ काटने के लिए, उसके लिए देयर इज़ अ प्रोविज़न, उसके लिए प्रावधान है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत, उसके तहत जो है वो पैसे उसके लिए, प्लांटेशन के लिए पैसा जमा, जितने पेड़ कटे उससे डबल पैसा जमा करवाएगा। उसमें जितनी ज़मीन गवर्नमेंट ने ली, से PWD डिपार्टमेंट ने ली, तो उसके लिए उसकी जो वैल्यू है, ज़मीन की वैल्यू है, वो जमा करवाएगा। वो हमारे प्लांटेशन वर्क्स के लिए काम आएगा, जिसको हम कैंपा बोलते हैं, कैंपा फंड। सो उस कैंपा फंड के तहत भी हम प्लांटेशन, और भी बहुत सारी स्कीम्स के अंदर हम प्लांटेशन करते हैं। बट यस, ये इसको रोकने की आवश्यकता है। रोक तो हम नहीं पाएंगे, पर इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग, हमारा ये एफर्ट होता है कि जब भी कोई प्रपोजल हमारे पास आता है रोड के लिए, फैक्ट्री के लिए, कुछ भी फॉरेस्ट लैंड की डाइवर्जन के लिए, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि भाई अगर बेयर मिनिमम जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ अनअवॉइडेबल हो, मान लीजिए कि एक कोई प्रोजेक्ट है, कोई पुल बनना है, कोई डैम बनना है, जिसके लिए जनता को फ़ायदा होने वाला भविष्य में, सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम नहीं रोक सकते। तो उस केस में हमारा ये रहता है कि अगर मान लो आपका रास्ता घुमा के, इधर से घुमा के थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेकर आपको फॉरेस्ट सेव होता है, तो हम वो सेव करते हैं। और उसकी जो कटिंग हुई है, कट गया है पेड़, वो उसकी हम भरपाई भी करते हैं। रेगुलर प्लांटेशंस होते हैं, हर साल प्लांटेशंस करते हैं, और लार्ज स्केल पे प्लांटेशंस होते हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कि हमारे मतलब एक ऑप्शन के साथ हम दूसरा ऑप्शन साथ में लेकर के चलते हैं, ये बहुत अच्छा सरकार की वो है। इसमें सरकार की कुछ और योजनाएं हैं?
हाँ जी, इसमें सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें हम मेनली प्लांटेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई जो मेजर वर्क्स में नंबर 1 इज़ प्लांटेशन, क्योंकि पर्यावरण को वही बचा सकते हैं। बिल्कुल। और पर्यावरण को संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी जो वन विभाग की है, उसमें सिर्फ हम पौधे लगाना नहीं है, उसमें सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन भी करते हैं हम, जिसके अंदर क्या होता है कि उसमें हमने डाइक्स बनाई या खाइयाँ बनाई या खड्डे किए, लूज़ किया सॉइल को, तो उस सॉइल को लूज़ करने से क्या है, बारिश का पानी आया, वो परकोलेट होके नीचे तक गया, तो ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ कर रहा है वो, और वो स्वच्छ पानी है, साफ़ पानी है। उससे जो है वो साफ़ पानी चैनलाइज होकर आगे बढ़ता है, तो वो नदियों वगैरह में जाता है, तो दैट वे इट इज़ वो एक साफ़ पानी का स्तर बढ़ेगा। सो इस तरह से भी एक प्लस पॉइंट है। मोर ओवर हम लोग ऐसी स्कीम्स भी हैं हमारी, जैसे हम VFPMCs के माध्यम से काम करते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जैसे जिसको हम बोलते हैं साझा वन प्रबंधन। साझा वन प्रबंधन में क्या होता है कि हम लोग जो लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके उनके भी फ़ायदे के काम करते हैं, जो कि उनके लिए, लोकल लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, और वन विभाग के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो। जैसे कि मान लीजिए किसी एक एरिया में हैंडपम्प लगाना है, कुआं खुदवाना है, या फिर कुआं है उसको गहरा करवाना है, या कोई जैसे शमशान घाट है उसको सही करवाना है, मतलब छोटे छोटे जो, जिससे कि हम उनसे जुड़ सकें। गांव वगैरह में कच्चा रोड है, ग्रेवल रोड है, और उसके अलावा जो बस स्टॉप्स वगैरह, ये छोटे छोटे काम, ताकि हम उनके साथ जुड़ाव हो और उनका वनों से जुड़ाव हो। और जो इसके अलावा जो मेजर जो है कि ट्राइबल एरियाज़ में जो फल फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम ट्राइबल्स के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको वो VFPMCs के माध्यम से, वन सुरक्षा समितियां बनी हुई हैं, उनके माध्यम से वो उसको मार्केट में बेचते हैं, उनको फ़ायदा होता है। सो दैट वे एक उनका अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है सोसाइटी का, वनों का भी फायदा हो रहा है, और उनके प्रति, उन वनों के प्रति जागरूकता है जी। इस तरह से वन विभाग कार्य करता है। मैम, जैसे कि आज हम युवा पीढ़ी से उम्मीद करें कि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी कोई मुहिम अगर चलाना चाहती है, और बहुत छोटे स्तर से वो शुरुआत करके और अपनी उस मुहिम को वृहद स्तर पर, एक ऊंचे लेवल पर लेके जाना चाहे, तो किस तरह से मुहिम की शुरुआत करें, किस तरह से वो अपने इस जागरूकता अभियान को चला सकें, और किस तरह से सरकार उनका सहयोग करती है? राइट। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी भी, मेनली हम अगर 3 चीज़ें हैं वो कोई भी मुहिम चलती है जिसमें 3 चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं, तो हम पॉल्यूशन को और पर्यावरण को एक तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़, जैसे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम मिनिमम मात्रा में यूज़ करें, मिनिमम मात्रा में यूज़ करें, और उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज़ करें। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो पहाड़ है, चाहे पानी है, चाहे मृदा है, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज़ करें। दूसरी चीज़ है, ये चीज़ अवेयरनेस से आएगी। दूसरी चीज़ है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है जी। जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतना रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा, उतने उनको रिसोर्सेज की आवश्यकता है, उतने पेट हैं उतना खाना चाहिए। हमको पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि थ्रू NGOs हम ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं जी। पानी के लिए आई टोल्ड यू ऑल्सो, भाई पानी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी को प्रोटेक्ट करना और उसका मिनिमम यूज़ करना आवश्यक है जी। इन 3 चीज़ों से मेजरली हम काफ़ी कुछ थ्रू NGOs लोगों को पहुंचा सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस कर सकते हैं जी। मैम, आप वन सेवा अधिकारी हैं और आपको इतने वर्षों का अपने मतलब अनुभव है आपको अपनी फील्ड में, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से संदेश दें। ज़रूर जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय वन सेवा में मेरे को अब 14 साल होने वाले हैं। इसमें जो हमने सीखा है यही है कि जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलें, हम हॉलिस्टिक अप्रोच लें और एक लोगों को ये समझाएं कि भाई आप एक पौधा, लोगों में क्या टेंडेंसी है, पौधे लगा देंगे फिर उसके बाद उसकी देखरेख नहीं करेंगे, मर जाएंगे पौधे, फोटो खिंचवा कर और हो गया। दैट इज़ नॉट द वे। आप उसको मत कीजिए, मत लगाइए। इससे अच्छा पौधा लगाना है तो उसकी देखभाल कीजिए,
उसको ट्री की फॉर्म में ग्रो कीजिए, आपको जो सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलेगी उसकी कोई बराबरी नहीं है। और उसके अलावा आप जो है अपने साथ लोगों को जोड़ के चलें, उसके साथ अपने घर से ही शुरुआत करें और सब लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा पर्यावरण आगे सुरक्षित मिले आने वाली जनरेशन। बिल्कुल दर्शकों, ये किसी एक के खास के करने से नहीं होगा, ये हम सबके सहयोग से ही सबकी शुरुआत करनी होगी। ये मंच आपको बताता है कि किस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को बचाने का हमारा प्रयास किस तरह से हो सकता है। वो कहते हैं ना कि बहुत हुई नादानियाँ, आइए हम सब प्रयास करते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है हम सब मिलकर उसका ख्याल रखते हैं। तो हम सबको प्रकृति का ध्यान रखना होगा और आपस में सामंजस्य बनाना होगा। इसी उम्मीद के साथ में आपसे लेते हैं विदा और एक नए विषय के साथ में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।